सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि आप दूसरे भाग में जान चुके हैं कि जब दूसरे दिन सुबह होते ही राजा को इस बात का पता लगा तो उसने तुरंत दोषियों को ढूंढकर पकड़ने का आदेश दे दिया। जबकि दोषियों का पता चला तो उनके साथ प्रहलाद भी पकड़ा गया और यह भी पता चला कि होलिका के बलात्कारी और कातिल प्रहलाद की ही मंडली के थे। तो राजा ने सभी आरोपियों के साथ प्रहलाद को भी गिरफ्तार करवा लिया। राजा हिरण्यकश्यप न्यायप्रिय राजा थे। अपराध में अपने पुत्र के शामिल होने के कारण राजा ने स्वयं कोई निर्णय न लेकर निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई तथा उचित न्याय करने के लिए यह मामला न्याय पंचायत को सौंप दिया। पंचायत की कार्यवाही अभी बाकी ही थी कि राजा हिरण्यकश्यप के द्वार पर बारात आ पहुंची। होलिका के होने वाले पति का नाम इलोही था, जो बिंदकी का रहने वाला था। जब उसे पता चला उसकी होने वाली पत्नी मर चुकी है तो उसके दुख का ठिकाना ना रहा। वह उस स्थान पर गया जहां होलिका को जलाया गया था। वह चिता की राख के पास पहुंचते ही दहाड़ मारकर रोने लगा। उसे इस प्रकार सदमा लगा कि वह अपने आप को संभाल नहीं रख सका और होलिका की जली हुई चिता की राख में बेहोश होकर गिर पड़ा। लोही के अचानक गिर जाने से जमीन पर पड़ी राख उड़ गई। शायद उसी को आज भी दुल्हनी यानी धूल उड़ी कहते हैं। यह तर्क कुछ ठीक नहीं लगता। यदि हम होली के संपूर्ण घटनाक्रम को देखें तो लगता है कि होलिका को जलाने वाले लोगों ने ही अगली सुबह उसकी राख तक को भी वहां से हटाने के लिए हवा में उड़ा देने का प्रयास किया होगा और उनकी यह क्रिया धूल उड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इलोही के होश आने पर राजा हिरण्यकश्यप ने दुख को समझते हुए बारात को वापस लौट जाना पड़ा। बारातियों के जाने के बाद पंचायत की कार्रवाई पुनः शुरू हुई। न्याय पंचायत ने कहा कि इतने लोगों ने मिलकर एक लड़की, वह भी राजा की बहन की, न केवल हत्या की बल्कि उसकी आबरू को भी नहीं बख्शा। यह हमारी सामाजिक मर्यादा का सबसे बड़ा अपमान है। हमारे यहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, उसका अपमान नहीं किया जाता। अपने आप को बहादुर समझने वाले इतने लोगों ने मिलकर एक नारी की अस्मिता छीन ली और उसे मार भी डाला। इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है। जिस प्रकार इन लोगों ने पूरे राज्य के सम्मान को छीना है, इसके बदले में इनके जीवन भर के सम्मान को धराशायी कर देना चाहिए। इनको इस प्रकार अपमानित किया जाए कि ये जीवन भर इसका एहसास ना कर सकें। आज के बाद ये लोग अपने को वीर पुरुष समझने की भूल भी ना कर सकें। इसके लिए इनके माथे पर कायरता अवीर का टीका लगाया जाए। इनकी कायरता को चिन्हित किया जाए। इस अवीरतापूर्ण कुकर्म की ऐसी सजा दी जाए जिसे ये जीवन भर ना मिटा सकें और ना ही छिपा सकें। इसलिए सभा ने उन अपराधियों के माथे पर तलवार की नोक से अवीर लिखना निश्चय किया। तलवार की नोक से उनके माथे को चीरते हुए अवीर लिखा गया। तभी से ऐसे कुकर्मियों के लिए यह सजा दी जाने की परंपरा ही चल पड़ी। तलवार की नोक से माथे पर कुरेद कर अवीर शब्द को लिखा जाना कोई मामूली सजा नहीं थी। कितने तो लिखते समय बेहोश हो जाते। पीड़ा को सहन ना करने वाले वहीं मर भी जाते। उस समय जो बच जाते उनमें से कुछ तो उचित उपचार ना हो पाने से, घाव पक जाने से मर जाते। जो ठीक भी हो जाते उनके लिए समाज में रहना दुर्लभ हो जाता। वे किसी के सामने अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते। अपमान को सहन ना कर सकने के कारण
अपने आप मौत को स्वीकार कर लेते, अर्थात स्वहत्या कर लेते। हिरण्यकश्यप की मृत्यु के बाद इस सजा का रूप कुछ छोटा हो गया। लोग पूरा अबीर शब्द ना लिख कर माथे पर तलवार की नोक से एक तिलक जैसी लंबी लकीर ही बनाने लगे, किंतु वह लकीर भी अपमानित तो उतना ही करती थी जितना कि पूरा अबीर शब्द। समय के साथ सामाजिक प्रतिबंध, नियम, परंपराएं दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ती गईं और लोगों ने तलवार से लकीर ना बनाकर खून जैसे रंग ही लगाना शुरू कर दिया, किंतु वह परंपरा खत्म नहीं हुई और उसी परंपरा ने वर्तमान में अबीर का रूप ले लिया। अपमान और कायरता का प्रतीक माना जाता है, जैसा कि अबीर शब्द से ही कायरता की बू आती है। अवीर यानी अवीर अथवा कायर, किंतु आज भी ये कायरता का रंग एक दूसरे को लगाकर लोग एक दूसरे को क्या साबित करना चाहते हैं। वैसे अपने हर घृणित कार्य को महिमान्वित करके बनाए रखने इनकी नियति रही है। लिंग पूजा जैसे घृणित कार्य भी इसी परिपाटी का प्रतिफल है। न्याय पंचायत के निर्णय पर उनके माथे पर तलवार की नोक से अबीर लिखा गया। यहाँ राजा की समर्थक प्रजा के द्वारा उनकी अच्छी खासी पिटाई होना भी युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ उपस्थित क्रोधित प्रजा ने गुस्से में उन सभी का मुंह काला कर दिया। उन्हें जूतों चप्पलों की माला पहनाकर सभी को एक गधे पर बिठाकर जुलूस भी निकाला गया। जुलूस जिधर भी जाता था हर कोई उन पर कीचड़, मिट्टी, काली फेंक उन्हें जलील करता था। वैसे ही जुलूस आज भी निकाला जाता है। इसे ही होली की बारात कहते हैं। भारत के इतिहास में यह पहली घटना थी कि जब बुरी नज़र वाले को अबीर, टीका और मुंह पर कालिक पोत कर उन्हें अपमानित किया गया था। संभवतः तभी से बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला वाली कहावत भी प्रचलित हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया लोग इस घटना को भूलते गए। ये घटना विष्णु के भक्तों के कारतूतों पर आधारित थी, इसलिए ब्राह्मणों ने इसे शीघ्रता से रूपांतरित कर दिया। ढोंगियों ने उसे उल्टा रूप देकर कलंक का टीका सभी के माथे पर लगवा दिया। यह थी हिरण्यकश्यप, हमारे पूर्वज राजा हिरण्यकश्यप की बहन की कहानी। इसलिए हमारे दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि होली खेलना बंद करें, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की हार है। सभी साथियों से मेरा यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि होली ना खेलें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, क्योंकि जब तक हमारा समाज जागेगा नहीं तब तक ऊंचाइयों को कैसे छू पाएगा। इसी प्रकार से नई जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल औरैया स्टार को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि होली के रहस्य के बारे में हर व्यक्ति को जानकारी हो और होली खेलना बंद करे। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय मूल्यवासी।